गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास दोस्तों एंड वेलकम टू सीए फाउंडेशन कोर्स। सीए की इस जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। सो द सब्जेक्ट नेम इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। शॉर्ट में हम इसे अकाउंटिंग कह सकते हैं दोस्तों, बट सब्जेक्ट का नाम दिया गया है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सब्जेक्ट के नाम का पहले मतलब ही समझ लेते हैं दोस्तों। क्योंकि सब्जेक्ट फाउंडेशन स्टेज में है, इसीलिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है कि आप अकाउंटिंग के सिद्धांतों को समझें, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को समझें, जो स्कूल डेज तक हो सकता है आपके लिए सिर्फ एक थ्योरी थी। क्योंकि जब आप 11th में गए थे तब तो एसेट लायबिलिटी नहीं पता था दोस्तों, और अगर कोई कहता गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझाना है या मैचिंग कॉन्सेप्ट समझना है, आपके लिए वो एक थ्योरी था। आज 2 साल अकाउंटिंग में लगाने के बाद आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग उन्हें समझना है और फिर उसकी प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई किया जाता है कुछ एरियाज में, वो सब पढ़ेंगे। अगर नटशेल में कहूं दोस्तों, जो आप सिलेबस यहां पढ़ने वाले हैं वो 11th 12th में जो आपने पढ़ा ऑलमोस्ट सब कुछ है प्लस समथिंग है, मतलब इट्स 11th 12th प्लस समथिंग, राइट। तो लीजिए दोस्तों, पहले आपको सिलेबस ही दिखा दिया जाए, और सिलेबस में लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव to develop an understanding of basic concepts and principles of accounting and acquire the ability to apply the same in preparing financial statements and simple problem solving। ये सीए इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, तभी सब्जेक्ट का नाम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है। और उसके साथ एक आखिरी वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, उन प्रिंसिपल्स को समझ के उसे अप्लाई करना है। और सीए इंस्टीट्यूट कोर्स कंटेंट में कहता है फॉर अप्लाइंग इट फॉर सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब पेपर हैज टू बी सिंपल दोस्तों, इट कैन नॉट बी अ टफ पेपर। ऑब्जेक्टिव ही सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, राइट ना। तो दैट शुड गिव यू अ लार्ज कॉन्फिडेंस कि ये मुश्किल नहीं है, राइट। हालांकि हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको उस लेवल का पढ़ाया जाए जहां पर आप आसान से लेकर मुश्किल तक चीजों को हैंडल करें, लेकिन सिलेबस अगर आप कंटेंट ऑब्जेक्टिव देखें इट इज सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आ जाइए सिलेबस पे दोस्तों। मुझे कोई याद दिलाएगा दोस्तों, आपकी 11th की शुरुआत कहां से हुई थी? 11th में अकाउंटिंग की शुरुआत, पहला टॉपिक क्या पढ़ा था बेटा? सॉरी, हाँ एनी नहीं, सब 11th से होके आए हो ना, मान लो ना, व्हाटएवर जो आपको याद आता है। 2 साल हो गए, मैं मान लेता हूं ये बात, लेकिन जो भी शुरुआत पहली करी थी दोस्तों, एक बीआरएस नाम का चैप्टर पढ़ा था, बट शुरुआत पहली क्लास कहां से ली होगी मैम ने? प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। एसेट लायबिलिटी, सबसे पहले तो अकाउंटिंग के बारे में बताया होगा, व्हाट इज अकाउंटिंग, यस और नो? हाँ, वो बुक कीपिंग की डेफिनेशन आई होगी वो। तो एक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। आप लोगों ने जो जो बातें बोली, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपने पहली बार समझा होगा दोस्तों। प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा था बेटा। वो सब चीजें दे ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरी फ्रेमवर्क। लेकिन आज के टाइम पे आप इतने 2 साल मैच्योर हो चुके हैं कि आज आप उस थ्योरी को प्रैक्टिकल से लिंक करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट हुई, सबसे पहला काम अकाउंटिंग में क्या करते हैं? जर्नल, रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट ना दोस्तों। रुकिएगा, तो जो आपने बात करी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें अकाउंटिंग के प्रोसीजरल एस्पेक्ट का पार्ट है। तो पहले आपने थ्योरी पढ़ा था, उसके बाद आपने उसे प्रोसीजर्स में डाला। दैट्स द सेकंड पार्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम जर्नल्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस की कहानी पढ़ेंगे, राइट दोस्तों। मुझे याद दिलाइएगा दोस्तों, क्या आप में से किसी को याद है सब्सिडरी बुक्स नाम का एक टॉपिक पढ़ा था कभी? सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, ऐसा कुछ। हाँ, आप तो टॉपिक ही भूल गए, तो जो मैं पूछने वाला था वो तो छोड़ देना चाहिए फिर। किसी को याद है दोस्तों, अगर अकाउंटिंग में जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट्स, तो सब्सिडरी बुक्स कहां पे आता है? एनीवन? नहीं, कोई बात नहीं, उसमें घबराना नहीं है दोस्तों। हमें बस इन्हीं चीजों को नेट टुगेदर करना है। वो सब्सिडरी बुक्स पढ़ा तो था, बट वो अकाउंटिंग, वो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बट परचेज के टाइम भी था,
बट अकाउंटिंग की स्टेज का पार्ट है। आपने तो कहा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, सब्सिडरी बुक्स की जगह कहां है उसके अंदर? पढ़ा तो था ना आप लोगों ने, बच्चे ने लेजर बोला, लेजर इज नॉट द राइट आंसर, बट डोंट वरी अबाउट दैट, वो सब सीखना है दोस्तों। हम यही सब चीजों को लिंक करेंगे कि आप जितनी पढ़ाई करके आते हैं वो लिंक टुगेदर कैसे होती है। मैं स्टार्ट से लेके एंड तक की जर्नी अगर अपने दिमाग में रख लूं तो काम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए सब्सिडरी बुक्स आर पार्ट ऑफ जर्नल फेज। कैसे आगे देखेंगे, जब टाइम आएगा तो बात करेंगे इसकी। ओके, क्या आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था दोस्तों, अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन, हाँ हाँ, चैप्टर बच्चे को नंबर भी याद है, बट अकाउंटिंग इक्वेशन वाज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसा कहीं पढ़ा था दोस्तों? कहां यूज किया आपने इसका? सॉरी, बैलेंस शीट में यही इक्वेशन थी, बट आपने ये चैप्टर कब पढ़ा था दोस्तों? जब आपको कहा जाता था दो इफेक्ट सोचने हैं, राइट ना? फिर आपने कभी यूज किया उस चैप्टर को? डू यू एवर यूज दैट चैप्टर? रेशियोज में, ओके। अगर आप ऐसे समझे दोस्तों, अकाउंटिंग के हर एस्पेक्ट में ये चैप्टर यूज होता है। आप जब एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट के बारे में सोचते हैं तो आप उसका यही सोच रहे होते हैं, क्या बढ़ा क्या घटा, एंड दैट्स द सेम थिंग व्हाट यू यूज्ड टू डू इन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसीलिए आपको शुरुआत वहां से कराई जाती है। बट प्रॉब्लम, अगर आप आज लिंक करके देखें, 11th आपका एबीसी वाला स्टेज था, यानी बेसिक स्टेज था अकाउंटिंग का। बट आफ्टर 2 years इन अकाउंटिंग अब आप इतने मेच्योर हैं कि आप उन सब बातों को लिंक कर पाएंगे। हम भी वही सब बातें पढ़ेंगे दोस्तों। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एरिया ओनली, अकाउंटिंग इक्वेशन, और एक बार हम वो सब चीजें समझते चले, फिर अकाउंटिंग को एंड टू एंड लिंक करते चलेंगे। एक आप लोगों का फेवरेट चैप्टर था दोस्तों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, हाँ या ना? मैंने फेवरेट बहुत सोच समझ के यूज किया। कितने लोगों को उस चैप्टर से डर लगता है कभी? एनी वन ऑफ यू? कह रहे तब तो नहीं लगता था, आज का पता नहीं है, आज हमें कितना याद होगा, वी डोंट नो, बट दैट्स ओके। बट बिलीव मी दोस्तों, अगर रेक्टिफिकेशन पे मास्टरी करनी है तो उससे पहले मुझे सब्सिडरी बुक्स आना चाहिए। अगर आपको सब्सिडरी बुक्स आता हो तो इट्स माय एश्योरेंस आपको रेक्टिफिकेशन केक वॉक लगेगा। लेकिन वो करने के लिए पहले ये सब बेस बनाने की जरूरत होगी। हम उस बेस पे काम करेंगे तो विल बी स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन दिस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस को हम एंड करेंगे रेक्टिफिकेशन पे। तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, एंड देन फाइनली वी विल एंड एट रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन का जो लेवल होगा दैट विल बी अ डिफरेंट लेवल, जो आप स्कूल डेज में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम उससे आगे निकलेंगे दोस्तों। एंड फिर बच्चे ने एक अपना फेवरेट सब चैप्टर का नाम लिया जो बच्चे के दिमाग में अभी तक था, विच वाज बीआरएस। और ईमानदारी से बोलिएगा, बीआरएस में कितने लोगों को बीआरएस ऐसे याद है? ये बढ़ गया, वो बढ़ा दो, ऐसा किसी ने सीखा था ऐसे हाथों के थ्रू? हाँ, हाथों के थ्रू, हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल सही बात, यू ऑल नो दी पर्पस ऑफ बीआरएस। बट दोस्त, मेरा बीआरएस के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में था, मुझे अपने नीचे एक अकाउंटिंग एसोसिएट की जरूरत थी, यानी एक फ्रेश हायरिंग करनी थी बेस लेवल पे। बेस लेवल का मतलब बिल्कुल नेसेंट, एंट्री लेवल। तो मैंने जब इंटरव्यूज कंडक्ट किए, उस इंटरव्यूज में बीकॉम ग्रेजुएट्स, एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट्स, बहुत सारे लोग आए। आई कंडक्टेड 30 इंटरव्यूज दोस्तों, 30, और सबसे मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, बीआरएस। एंड बिलीव मी, सबने सही जवाब दिया। लेकिन आधे ऐसे थे अक्रॉस द टेबल बैठते ऐसे हाथ निकाल लेते थे, कई बार ऐसे लगता था मेरी आंखों में हाथ मार देंगे। बट देन बस सबने बीआरएस का जवाब सही दिया। आई आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बीआरएस कर दी, अब करना क्या है? नोबडी हैड अ क्लू, नन ऑफ देम। बीआरएस बना दी, बीआरएस बनाने के बाद क्या करना है? क्या वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो फाइल में लगा देना है? तो फिर बीआरएस कर क्यों रहे हो दोस्तों? अगर मैं एंड टू एंड वाली बात नहीं सीख रहा हूं तो मैं अधूरा ज्ञान ले रहा हूं। बीआरएस बना दी, डिफरेंस समझ लिए, बट डिफरेंस का करना क्या है? व्हाट इज टू बी डन आफ्टर दैट? अगर वो नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। ठीक है, आपकी सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, इंडियन अकाउंटिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड किसी को पता है? सत्यम कंप्यूटर्स। क्या नाम सुना आपने से किसी ने? सत्यम कंप्यूटर्स? नहीं। 2008-9 जब वर्ल्ड ग्रेट रिसेशन में गया, जब अमेरिका में लेमन ब्रदर्स क्रैश हुआ और उसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, इंडिया में एक बिग 4 आईटी फर्म्स में से एक सत्यम कंप्यूटर्स होती थी। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से टीसीएस है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, इन्फोसिस, अगर आपने नाम सुने हो ये सब,
और चौथी सबसे बड़ी कंपनी होती थी सत्यम कंप्यूटर्स। 2009 में इस कंपनी के चेयरमैन श्री रामालिंगा राजू, एक दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सेड, हमने अपनी बुक्स के अंदर 1 2 3 4 5 एटसेट्रा फ्रॉड्स किए हैं। वी हैव कुक्ड अप आवर बुक्स, हमने अपनी बुक्स में ये सारे फ्रॉड्स किए हैं, मैनिपुलेशंस की हैं। और उन बुक्स के अंदर एक सबसे बड़ा फ्रॉड था कि हमने एक बैंक बैलेंस दिखाया है, बैंक बैलेंस 5,000 करोड़ रुपए का, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी इन आवर बैलेंस शीट वी हैव अ बैंक बैलेंस ऑफ 5,000 करोड़ व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। एंड जब मैंने ये फ्रॉड सुना दोस्तों, मैं और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग सब सीए बैठे हुए थे, एंड व्हेन वी हर्ड दिस, यू नो, लिटरली वी वर इन शॉक इन द सेंस, ये 5,000 करोड़ का फ्रॉड बैंक बैलेंस में इस इतने से टूल से पकड़ा जा सकता था, बीआरएस। अगर ये बीआरएस सही ढंग से बनाई गई होती और ऑडिटर्स से सही ढंग से देखी गई होती, तो ये 5,000 करोड़ का फ्रॉड नहीं हो सकता था। मतलब एक बेसिक टूल जो आप 11 पे पढ़ जाते हैं, इतना आसान सा टूल, इसके थ्रू वो 5,000 करोड़ का फ्रॉड रोका जा सकता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें बीआरएस का एंड टू एंड पर्पस नहीं पता। हम बीआरएस बनाते हैं लेकिन आगे की जर्नी नहीं समझते हैं। अगर वो बात समझ लें तो काम हो जाए दोस्तों। हम वो एंड टू एंड वाली बातें यहां सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है जी एवरीवन। एक टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों इन्वेंट्रीज पे। इन्वेंट्री, आज तक आपके लिए इन्वेंट्री का मतलब था ट्रायल बैलेंस के बाहर आने वाली एक आइटम, क्लोजिंग स्टॉक, राइट। वो ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों आती है? वो जो बाहर, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, वो 2 लाख रुपए की वैल्यू कैसे आई है, राइट। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में ही क्यों दिखाते हैं, पीएनएल में क्यों नहीं दिखाते? ये सारी बातें हम यहां समझेंगे दोस्तों। पहली बार इन्वेंट्रीज के ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, राइट एवरीवन। जब हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग और पीएनएल, बस यही दो, और फिर बैलेंस शीट। लेकिन ट्रेडिंग पीएनएल में क्या कभी हमने किसी ने ये सोचा दोस्तों कि ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों प्रॉफिट अकाउंट्स तो हैं, एक से जीपी निकालते हैं दूसरे में डाल देते हैं? ऐसा सेग्रीगेशन क्यों होता है कि स्कूल में मैम ने कहा वेजेस ट्रेडिंग में जाएंगी, सैलरीज पीएनएल में जाएंगी? ऐसा ही ना, वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो ट्रेडिंग में डाल दो, सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो पीएनएल में डाल दो, फ्रेट इनवर्ड हो तो ट्रेडिंग में डाल दो, फ्रेट आउटवर्ड हो तो पीएनएल में डाल दो। ऐसा क्यों किया जाता है? व्हाई डू वी डू इट ऑन दैट बेसिस? वन इज कि हमें ऐसा बोला गया, द अदर उसका बैकग्राउंड जो है वो यहां से आएगा दोस्तों, इन्वेंट्रीज। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, विच इज कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या पढ़ा है कभी दोस्तों? तो कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे आप लोगों ने? एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, ये 2 मेथड्स पढ़े थे। और भी मेथड्स होते हैं दोस्तों, वो हम यहां सीखेंगे, राइट। उसके अलावा डेप्रिसिएशन जब हम लगाते हैं दोस्तों, वी स्प्रेड द एसेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब ही क्या होता है? हम लोगों ने आज तक, कोई बता सकता है यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, जितनी लाइफ तक एक एसेट बेनिफिट्स देगा टू द एंटरप्राइज, राइट बेटा, जितने पीरियड तक। इसके अंदर और भी कुछ होता है, क्योंकि आप लोगों ने ये डेफिनेशन बोली है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है बेटा। इसी डेफिनेशन से आपके एसएलएम और डब्ल्यूडीवी बनते हैं। बट क्योंकि डेफिनेशन के अंदर और भी कुछ जुड़ सकता है और मेथड्स बनते हैं जो हम यहां पढ़ेंगे। क्या कभी आप लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम सुना है? प्रोविजन फॉर डेप, अक्यूमुलेटेड डेप, क्या फर्क होता है इन दोनों में? डू यू ऑल एग्री? नहीं, नाम तो सबने सुना हुआ है ना, जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। प्रोविजन फॉर डेप एंड अक्यूमुलेटेड डेप। और आप तो सब लोग 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के आते हो। कैश फ्लो के लिए कभी वो प्रोविजन फॉर डेप वाला अकाउंट भी बनाया होगा आप लोगों ने, बनाया सबने? प्रोविजन फॉर डेप एंड अक्यूमुलेटेड डेप। अक्यूमुलेटेड डेप इज सारे डेप का इकट्ठा करना, प्रोविजन फॉर डेप ओके, सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए, ये दोनों एक ही चीज के 2 नाम हैं। Provision for debt and accumulated debt are the names of one and the same thing. हाय, हम तो कुछ और सोच के बैठे थे। घबराइए नहीं दोस्तों, इन्हीं चीजों के लिए हम यहां आए हैं, टू मेक आवर बेस एज स्ट्रॉन्ग एज
कि हम इन शब्दावली में घुस ना जाएं, फंस ना जाएं, हम इनके मतलब को समझें और इन्हें एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर सकें। कैसा क्या होता क्या है ये, हमें रट्टे नहीं मारने हैं दोस्तों। लेकिन द हार्ड रियलिटी इज आप जो पढ़ के आए हैं वो ऑलमोस्ट करेक्ट है। तो हैट्स ऑफ टू योर टीचर्स जिन्होंने आपका बेस बनाया। जो टीचर्स स्क्रैच से बच्चों को सिखाते हैं वो सबसे बढ़िया टीचर्स होते हैं। तो 11 12 जिन लोगों ने आपको पढ़ाया, हैट्स ऑफ टू देम दोस्तों। लेकिन उन टीचर्स का एक दायरा था क्योंकि सीबीएसई कोर्स डिक्टेट कर रहा था। बस अब वो दायरा नहीं है दोस्तों। अब हमें 5% भी अगर आपके बेस पे करेक्शन की जरूरत है वो भी करेंगे। ठीक है जी। तो अक्यूमुलेट डेप्थ और प्रोविजन फॉर डेप्थ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। याद रखिएगा इस बात को। आगे जब पहुंचेंगे इस चैप्टर में तब इसकी डिस्कशन दोबारा करेंगे। ठीक है, ओके। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, ये 5 नाम पढ़िएगा दोस्तों। इन 5 नामों में से शायद एक नाम आपने सुना हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। ये टॉपिक आपने 11th में पढ़ा था। ये जो बाकी 4 टॉपिक हैं ये आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, ये नए टॉपिक्स हैं, यहां पे सीखेंगे दोस्तों। अभी डिस्कशन करने का फायदा नहीं क्योंकि आपको इनके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके अलावा फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, आप सबका फेवरेट चैप्टर, राइट ना, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके अलावा 12th में जो आपने पूरे टाइम काम किया वो प्राइमरली 2 ही चैप्टर्स के अराउंड था, एक पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी अकाउंट्स। पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ा दोस्तों? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पीएसआर चेंज, गुडविल और डिसोल्यूशन। बस इस आखिरी टॉपिक को छोड़ दीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बाकी जो जो आपने पढ़ा था वो सब यहां पे है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो आप लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा, ऐसा मान लीजिए वो एक्चुअल डिसोल्यूशन का सिर्फ 10% है, यानी डिसोल्यूशन कैन बी अ वास्ट वन। तो वो हम सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ेंगे। बट बहुत आसान बेटा, भाई ऐसे रिएक्शन मत दे कि 10% ही पढ़ा है। आपने जो पढ़ा है वो बेस है डिसोल्यूशन का। कह रहे घबरा गया, सही में 10% ही पढ़ा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा। द राइट थिंग इज डिसोल्यूशन कैन बी, यू नो, इट मे इन्वॉल्व सम अदर थिंग्स ऑल्सो, जो बातें आप सीए इंटरमीडिएट लेवल पे सीखेंगे। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पीएसआर चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल, वो सब बातें आप यहां पढ़ें। राइट, इसके साथ ही एक छोटा सा एरिया और जोड़ देते हैं हम जो पार्टनरशिप से ही रिलेटेड है, जो आपने आज तक नहीं पढ़ा, विच इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये नाम आपने कभी नहीं सुना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हम उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। क्या आप लोगों ने ये नाम सुना है दोस्तों? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट एवरीवन? उसके बारे में थ्योरी, आप लॉ के अंदर एलएलपी एक्ट पढ़ेंगे और यहां पर उसका वही थ्योरी बेस पढ़ेंगे। तो प्राइमरली आप लॉ के अंदर पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर को। एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है वो सारी बातें हम यहां समझेंगे। बट सिर्फ आपको इसका रेलेवेंस समझाने के लिए दोस्तों, आप समझते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बाद में काम क्या कर सकते हैं? व्हाट ऑल कैन यू डू आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ऑडिटिंग, टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और सॉरी, ओके, मैनेजिंग द फाइनेंस। परफेक्ट बेटा। तो अगर मैं इसे ऐसे कहूं दोस्तों, जैसे एक डॉक्टर है, लेट्स इमेजिन अ डॉक्टर। डॉक्टर क्या काम कर सकता है? डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जॉब कर सकता है, राइट, एक स्पेशलिस्ट की तरह। एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल सकता है, राइट, या और कोई रिसर्च वगैरह का काम कर सकता है एवरीवन। एग्जैक्टली वैसे ही एक सीए भी किसी कंपनी में जॉब कर सकता है। किसी कंपनी में जॉब करने का मतलब मैनेजिंग फाइनेंस, कंपनी के अकाउंट संभालना है, कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, कंपनी के टैक्सेशन संभालना है। तो यू आर ऑन द इंडस्ट्री साइड। इंडस्ट्री, हम इसे कहते हैं इंडस्ट्री में जॉब करना। द अदर वे इज कि आप एक सीए फर्म को ज्वाइन कर लें। सीए फर्म को ज्वाइन करने का मतलब आप ऑडिटर की तरह काम कर रहे हैं, आप टैक्सेशन एक्सपर्ट की तरह, कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप हो अभी भी आप एम्प्लॉयमेंट में हैं। जैसे आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वैसे आप यहां पे सीए का काम कर रहे हैं, लेकिन सीए फर्म में जॉब कर रहे हैं। द अदर थिंग इज दैट यू मे स्टार्ट अप योर ओन प्रैक्टिस। जैसे डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल सकता है, वैसे आप भी अपना सीए का प्रैक्टिस ऑफिस खोलें। जब आप सीए की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास वो साइनिंग अथॉरिटी है कि किसी क्लाइंट की ऑडिट रिपोर्ट आप साइन कर रहे हैं, किसी के टैक्स रिटर्न्स आप साइन कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब काम। राइट दोस्तों, नाउ जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप या तो प्रोप्राइटरशिप में हो सकते हैं या आप पार्टनरशिप की फॉर्म में हो सकते हैं। पार्टनरशिप इंक्लूडिंग एलएलपी। आप एक कंपनी की फॉर्म में नहीं हो सकते, यानी
मान लीजिए आप सब लोग सीए बन जाए और हम सब लोग इंक्लूडिंग मी हम डिसाइड करें कि हम सब इकट्ठे आ जाते हैं, एक बड़ा सेटअप बनाते हैं, बड़ा वेंचर बनाते हैं। हम लोग एक कंपनी नहीं बना के एक सीए की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम अपनी एलएलपी बना सकते हैं, राइट? तो इसीलिए एज अ सीए प्रोफेशनल हमारे लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमें अपनी लाइफ के लिए भी आगे बहुत काम आने वाला है ये। ठीक है दोस्तों, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, ये नाम सुना दोस्तों? हाँ, एनपीओ कब पढ़ा आप लोगों ने? 12th में था बट हटा दिया गया। ओके ओके, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, सिर्फ नाम सुना हुआ है, तो अच्छी बात है, बेस से सीखेंगे बिल्कुल। एनपीओ, उसके अलावा दोस्तों कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने? इश्यू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स था? तो रिडेम्पशन यहां पे नहीं है दोस्तों, रिडेम्पशन इंटरमीडिएट में सीखेंगे। तो यहां पे इश्यू फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और एक कंपनी अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे दोस्तों। बस कंपनी के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में आएगा। ठीक है जी, बस इतना सा सिलेबस है। तो अगर आप देखें ये सारा आपने पहले पढ़ा हुआ है दोस्तों, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ, एनपीओ आपके कोर्स से कटवा दिया गया। पार्टनरशिप अकाउंट्स आपने पूरा पढ़ा हुआ है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा हुआ है, ये आखिरी के 4 टॉपिक आपने नहीं पढ़े, इन्वेंटरी नहीं पढ़ा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ पढ़ा हुआ है। सो इट्स प्रीटी सिंपल दोस्तों, क्योंकि मेजॉरिटी आप पहले पढ़ के आए हैं, लेकिन हम स्टार्ट वहीं से करेंगे एज इफ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैं आपको व्हेन आई से दैट कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, दैट मींस मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करूंगा, आपको डेबिट क्रेडिट पे भी लेके चलूंगा। तो अगर किसी को लगता है कि मुझे आती हैं वो चीजें, बिलीव मी आप सबको सब कुछ आता होगा, बट फिर भी कहीं आप 5% चीजों में अटक जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। वो इसलिए नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूं दोस्तों। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हम आंसर नहीं कर पाते उन चीजों पे, जब हम बेस करेक्शन करने आए हैं उन्हीं को सीखने आए हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर क्यों होता है? वाई? एनीवन? नहीं ना, वो सब बातें हम समझेंगे दोस्तों, इन सब के रीजन समझेंगे। ऐसे बहुत सारे जवाब होंगे जिनको हमें समझना है और जिनको आंसर देंगे और काम होता चलेगा, राइट? अब बस ये बता दीजिए, आप में से कोई है जिसको डेबिट क्रेडिट से डर लगता है, या कभी एंट्री पास करते हुए सोच में पड़ जाते हो उल्टी एंट्री कर दी, ऐसा कुछ? एनीवन? नहीं? चलिए मुझे बता दीजिए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे आप लोगों ने? गोल्डन रूल्स कोई? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये सब बातें पढ़ी थी दोस्तों। क्या आप अकाउंटिंग करते हुए ये रूल्स फॉलो करते हैं? हर एंट्री में यूज होता है, आप लोग करते हैं? सोच लीजिए, सोच के आंसर दीजिएगा। क्या आप पक्का? चलिए मेरी गारंटी है दोस्तों इस बात की, आई गारंटी, आज की क्लास में ये मैं गारंटी दे रहा हूं, और हम इस चैप्टर में पहुंचेंगे तकरीबन 5-6 क्लासेस के बाद। मैं गारंटी दे रहा हूं कि गोल्डन रूल्स को अप्लाई करना बहुत कम लोग जानते हैं, एंड आई गारंटी दैट। ठीक है, आप अकाउंटिंग गोल्डन रूल से नहीं करते हैं, भरोसा रखिएगा मेरी बात का। शायद कभी आप लोगों ने मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ी थी। मॉडर्न अप्रोच, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट, क्या ऐसा कुछ पढ़ा था दोस्तों? अच्छा ऐसे देख लीजिए, मुझे अकाउंटिंग करते हुए, मैंने कहा था मेरी 12th खत्म हुई थी 2002 में, तो मतलब मैं 11th में गया था 2000 में। आज 23 साल हो गए हैं, मैं सीए हूं, मुझे अकाउंटिंग करते हुए डर नहीं लगता, और मैं अकाउंटिंग गोल्डन रूल से नहीं करता हूं। आई डोंट फॉलो गोल्डन रूल्स, बिकॉज गोल्डन रूल्स का एप्लीकेशन मुझे आता है दोस्तों, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं है जितना मॉडर्न अप्रोच, और इसीलिए आप मॉडर्न अप्रोच से सोचते हैं। बस वहां तक पहुंचने दीजिए, तब बात करेंगे इस बारे में। ये बातें बोलना इसलिए जरूरी है दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में एक स्पार्क लग जाए कि हां कुछ है जो और हम सीखने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए आ जाइए दोस्तों। सो स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को दोस्तों। तो एक सिलेबस समझ लिया है, थोड़ा सा वेटेज बता देता हूं, कितनी कितनी वेटेज आने वाली है। तो जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वाला पोर्शन है दोस्तों, एग्जाम के अंदर 5 से 10% नंबर का आता है, यानी 5 से 10 नंबर का। अकाउंटिंग प्रोसेस, बीआरएस, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन तकरीबन 25 से 30 मार्क्स का आपके पेपर में होता है। स्पेशल ट्रांजैक्शंस 15 से 20 नंबर के होते हैं, 20 से 25 भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली 20 नंबर का पेपर जरूर आता है यहां से।
Final accounts, partnership or NPO carries a very large weightage, 30 to 40%. These are big chapters and they carry 30 to 40 marks of your course. और company accounts are somewhere around 15 marks. कंपनी का एक क्वेश्चन, डिवेंचर का एक क्वेश्चन, समवेयर अराउंड 10 to 15 मार्क्स. ठीक है दोस्तों, आपका जो पेपर आता है दोस्तों, एक छोटा सा आइडिया पेपर के पैटर्न का भी दे देता हूं. पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड क्वेश्चन नंबर 2 to 6. कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 2 to 6, 5 क्वेश्चंस. इनमें से अटेम्प्ट एनी 4. ये सारे क्वेश्चंस बेटा 20 मार्क्स के होते हैं. दीज आर 20 मार्कर्स. तो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है 20 नंबर का, और अगले 5 क्वेश्चन में से कोई 4 करने हैं 20-20 नंबर वाले, तो ये मिला के आपका 100 नंबर बनता है. जो पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. जो ए पार्ट है वो ट्रू फॉल्स होता है विद रीजनिंग एंड दैट्स 12 मार्क्स. 6 ट्रू फॉल्स होते हैं और 12 मार्क्स के होते हैं, 2-2 नंबर के ट्रू फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. कहीं से भी एक स्टेटमेंट आएगी जिसके बारे में आपको कमेंट करना है वो सही है या नहीं सही. 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन होता है दोस्तों, और 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. कौन सा थ्योरी होगा कौन सा प्रैक्टिकल होगा उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते. बी कुड बी थ्योरी, बी कुड बी प्रैक्टिकल. सो वन ऑफ देम इज अ थ्योरी, वन ऑफ देम इज अ प्रैक्टिकल. तो कहने का मतलब 20 नंबर जो कंपल्सरी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, 4 नंबर का प्रैक्टिकल, 4 नंबर का थ्योरी. उसके अलावा जो 20 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस हैं, उन 5 क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी हो सकता है. कुछ भी का मतलब इट कैन बी अ 20 मार्कर क्वेश्चन. कोई सब पार्ट सही, एक फुल फ्लेश 20 मार्क्स. पार्टनरशिप अकाउंट का क्वेश्चन आ जाए पूरा 20 नंबर का, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ जाए पूरा 20 नंबर का, राइट. उसके अलावा इट कुड बी अ 10-10 मार्क ईच. 2 पार्ट्स हो गए 10-10 नंबर के. इट कुड बी 10-5-5. इट कुड बी 5-5 वाले 4 पार्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नॉर्मली एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होती है. इंटरनल चॉइस का मतलब जैसे 5 मार्क्स के 5 पार्ट्स आ गए और एक पार्ट में आपको एक चॉइस दी गई है अटेम्प्ट एनी 4. इन 5 में से भी कोई 4 करने हैं, राइट दोस्तों. इसका मतलब पेपर जो है वो 125 मार्क्स का होता है. 125 मार्क्स. एक तो ये 20 नंबर है दोस्तों, और ये 100 नंबर है ये, और एक चॉइस एक्स्ट्रा है यहां पे. तो पेपर 125 नंबर का आता है और हमें 100 करना होता है बस. ठीक है जी. चॉइस होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप कोई चैप्टर छोड़ के चले जाएं कि यार ये वाला चैप्टर छोड़ दो. यहां वो छोड़ने वाला काम नहीं होता है. यहां चॉइस का मतलब ये होता है कि आप डिसाइड करें पेपर में जाके कि आता तो मुझे सब कुछ है लेकिन ये वाला क्वेश्चन लंबा लग रहा है, इसको मैं छोड़ूंगा. तब है मजा. अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जाने की सोच रहे हैं कि ये चॉइस में निकल जाएगा तो आप रिस्क उठा रहे हैं. सीए में वो रिस्क नहीं उठाइएगा. ठीक है जी. यहां पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है अपने करियर के लिए. तो बढ़ चले आगे दोस्तों. तो चलिए, अगर आप लोग, लेट्स टेक यू टू द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, और सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से आपकी 11th की जर्नी स्टार्ट हुई थी. व्हाट इज अकाउंटिंग? जो आता है अपने शब्दों में, जो पढ़ा था किसी को याद है? कोई डिफाइन करना चाहेगा? यस बेटा. Absolutely beta. Accounting is grouping, recording of data, financial data, and you said grouping and then presenting in a systematic way. Perfect मेरे बच्चे. और कोई कुछ कहना चाहेगा? Anyone? वो एक डेफिनेशन पढ़ी थी कभी आप लोगों ने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. ऐसा कुछ पढ़ा था दोस्तों? हाँ. एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. ऐसा कुछ कभी पढ़ा था? ओके. आइए दोस्तों, आप लोगों ने जो पहले वर्ड्स बोले दैट वाज अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, यही कहा था दोस्तों. लेकिन क्या कभी ऐसा भी पढ़ा था अकाउंटिंग पहले कहा गया इज एन आर्ट और फिर बाद में कहा गया अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल, फिर कहा गया एक इनएग्जैक्ट साइंस है?
क्या ऐसा भी कुछ? हम उस आर्ट और साइंस की उलझन से आपको दूर करते हैं, चर्चा जरूर करेंगे इसके ऊपर, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है इट हैज सम स्टेप्स टू बी परफॉर्म। जैसे बेटा आप में से किसी ने चाय बनाई कभी घर पे? हाँ, किसी को आती है चाय बनानी? अरे क्या बात है, हाँ, गुड टू सी सम बॉयज ऑल्सो ज्वाइनिंग इन, मतलब घर पे काम कर लेते हैं हम। हाँ, ओके, वेरी गुड। सो चाय बनाने का भी एक प्रोसेस है दोस्तों, राइट ना? तो क्या कहां से शुरू होगा? अच्छा, पहले पानी लेते हैं पैन में, ओके, पैन को ऑन भी करना है, वो गैस स्टोव को ऑन भी करना है, हाँ ओके। सो बिल्कुल सही बात बेटा, मतलब कहने का देयर आर सम सीक्वेंशियल स्टेप्स। एग्जैक्टली वैसे ही अकाउंटिंग में भी सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी से अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। और इस प्रोसेस में सबसे पहला काम रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, सॉरी क्लासिफाइंग, समराइजिंग किस चीज को? जैसे बच्चे ने एक वर्ड बोला सिग्निफिकेंट मैनर, किस चीज को दोस्तों? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। ऐसी कोई डेफिनेशन कभी पढ़ी थी दोस्तों? एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू दी यूजर्स। जरा ये बेटा आप लोगों ने एक रनिंग टेक्स्ट पढ़ा था, मैंने उसे टुकड़ों में तोड़ा है। आइए अब इन हर एक शब्द का मतलब समझते हैं दोस्तों। मुझे बताइए सबसे पहला काम क्या कर रहे थे अकाउंटिंग में? जब मैंने आपसे पूछा था कि हम अकाउंटिंग में करते क्या है, तो सबसे पहला काम क्या बोला था बेटा? जर्नल। जर्नल में जो आप काम करते हैं दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग। जर्नल के बाद कहां जाते? लेजर। लेजर में जो आप काम करते हैं दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करने का मतलब होता है बेटा आप, बिल्कुल सही बात, आप क्लासिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में जाने वाली है, ये ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में। जब आप जर्नल में होते हैं जरा सोच के बताएं, क्या जर्नल में सेल की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होती है? जर्नल में सेल की ट्रांजैक्शन, परचेज की ट्रांजैक्शन, फिक्स्ड एसेट, कैश वाली ट्रांजैक्शन, उधार वाली ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन, जर्नल के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी ये नहीं होगी। जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है वो सब हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन बेटा मुझे बाद में उनके ग्रुप्स बनाने की जरूरत है। कैश वाली ट्रांजैक्शन कौन कौन सी थी, फिक्स एसेट वाली ट्रांजैक्शन कौन कौन सी थी, डेप्रिसिएशन वाली कौन सी, और जब हम वो क्लासिफिकेशन करते हैं, वो बकेट्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लेजर फेज, जहां पे आप लेजर के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं। तो आप अकाउंट बनाते हुए कैश अकाउंट बनाते हैं, फिक्स एसेट का अकाउंट बनाते हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस को ग्रुप टुगेदर करते हैं, दैट्स कॉल्ड द क्लासिफिकेशन फेज, राइट? तो पहला काम था रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं जर्नल्स में, दूसरा काम है क्लासिफिकेशन जो आप करते हैं लेजर्स में, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है दोस्तों? यू ऑल हैव सीन ट्रायल बैलेंस, राइट ना? ट्रायल बैलेंस क्या दिखाता है? जैसे ट्रायल के अंदर सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस आ रहे हैं, ट्रायल के अंदर सेल्स आ रही है 10 लाख रुपए, ये 10 लाख की सेल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि पूरे पीरियड में 10 लाख की सेल्स हुई है। कैन आई से दैट्स शोइंग अ समरी? बिल्कुल सही बात बेटा, समराइज कर रहा है पूरे साल का। पूरे साल में आपने 100, 200, 500, 1000 ट्रांजैक्शंस करी होंगी, लेकिन उन सबका समरी व्यू इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय ट्रायल बैलेंस। और फिर ट्रायल से आप बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। रेक्टिफिकेशन इज अगेन बेटा जर्नल लेजर वही सब काम होता है, बट यस यू आर राइट, ट्रायल को देखने के बाद भी रेक्टिफिकेशंस होती हैं, बट ट्रायल से पहले भी होती हैं रेक्टिफिकेशंस, राइट? वो सब रेक्टिफिकेशन में देखेंगे, बट रेक्टिफिकेशन इज नॉट अ स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, रेक्टिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग का ही पार्ट बन जाता। और ट्रायल बैलेंस के बाद जाते बेटा हम फाइनल अकाउंट्स पे। मुझे बताइए ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है? ट्रेडिंग या पीएनएल क्या दिखाता है? कैन आई से प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द पीरियड दिखाता है? प्रॉफिटेबिलिटी, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स या इनकम स्टेटमेंट्स, राइट? कैन आई से अगेन समरी दिखाता है बेटा, पूरे साल में कितनी सेल करी, पूरे साल में कितने खर्चे किए, एंड फाइनली पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया। दैट्स व्हाई इट प्रेजेंट्स अ समरी व्यू। तो फाइनल अकाउंट्स भी समराइजिंग फेज का ही पार्ट है। सो रिकॉर्डिंग इज द जर्नल फेज ऑफ अकाउंटिंग, classification is the ledger phase of accounting, and summary is trial balance and final accounts. और आपने एक शब्द यूज किया था बेटा, you said in a significant manner. That's what you said. What do you mean by significant manner? बिल्कुल सही बात है बेटा, ग्रुप टुगेदर करके एक इस तरह से प्रेजेंट करना
कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो अलग से हाईलाइट हो जाए। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली राइट। आगे कुछ शब्द लिखे हैं, उन शब्दों पे बाद में आऊंगा दोस्तों, एक बार बस पढ़ दीजिए। द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन एटलीस्ट इन पार्ट। बस इसको पढ़ के अभी छोड़ दीजिए, आई विल कम बैक टू दिस। आगे कुछ फाइनल अकाउंट्स के बाद भी 12th में आप लोगों ने कुछ और भी पढ़ा है दोस्तों, क्या? ओके, आपकी 12th में एक और बुक भी थी दोस्तों, विच वाज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ऐसा कुछ पढ़ा? उसमें रेशियो एनालिसिस, वो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ऐसी बातें, वो सब इज पार्ट ऑफ एनालाइजिंग फेज ऑफ अकाउंटिंग। जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए उसके बाद आप उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा को रिलेट करके देख रहे हैं। एनालिसिस का मतलब होता है यू नो डू नॉट लुक एट फिगर्स इन साइलोज, यू लुक एट फिगर्स बाय रिलेटिंग वन फिगर विद अनदर फिगर। जैसे आप जीपी रेशियो निकालते हैं दोस्तों, जीपी रेशियो का मतलब क्या है? फॉर्मूला क्या है? पहले तो फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। वो क्या दिखा रहा है कि जीपी एज अ रिलेशन टू सेल्स कितना है। अब आप सिर्फ ट्रेडिंग काउंट को देखते हैं तो पता चलता है जीपी कितना है, बट जीपी एज रिलेशन टू सेल्स कितना है, जब आप दो फिगर्स को रिलेट करके देखते हैं, दैट्स बिकम्स योर एनालिसिस। यू आर एनालाइजिंग, यू आर रिलेटिंग डेटा, रिलेशंस आप ड्रॉ कर रहे हैं। वो एनालिसिस एक ट्रेडिंग की फिगर का पीएनएल की फिगर से हो सकता है, एक ट्रेडिंग की फिगर का ट्रेडिंग की फिगर से हो सकता है, एक ट्रेडिंग की फिगर का बैलेंस शीट की फिगर से हो सकता है, बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट हो सकता है। जैसे करंट रेशियो, करंट रेशियो पढ़ी आप लोगों ने, क्या फॉर्मूला था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यू आर रिलेटिंग टू फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एक फिगर का बैलेंस शीट की दूसरी फिगर से रिलेशन आप ड्रॉ कर रहे थे। डेट इक्विटी रेशियो, ये सब जो आप रिलेशन ड्रॉ करते हैं, दैट्स एनालाइजिंग। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होगा? अच्छा, इंटरप्रेट सिर्फ इस सॉरी उसका आउटकम। ओके, इंटरप्रेट करने का मतलब निष्कर्ष ड्रॉ करना, आउटकम यानी कंक्लूजन ड्रॉ करना। बिल्कुल सही बात, कंक्लूजन ड्रॉ करना। ओके, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल दोस्तों। यहां सामने देखिएगा दोस्तों, कंपनी ए, कंपनी बी, देयर आर टू एंटिटीज। दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है दोस्तों? कंपनी बी। क्यों बेटा? ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है। मान लीजिए ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी सेम इंडस्ट्री में हैं, सेम प्रोडक्ट में डील करते हैं। कंपनी ए ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है 10 लाख रुपए, कंपनी बी 1 करोड़ रुपए, तो आपने कहा कंपनी बी बेटर है क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। ओके, लेट मी गिव यू वन मोर फिगर। कंपनी ए इज बेटर। अरे बहुत जल्दी बदल गए, अभी थोड़ी देर पहले कंपनी बी था, अब कंपनी ए हो गया। क्यों बेटा? व्हाट डिड यू लुक एट? तो बच्चे ने अब की बार देखा जीपी रेशियो एंड ही सेड सर जीपी रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज 50% एंड जीपी रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज। अगर कंपनी ए किसी तरह से अपनी सेल्स बढ़ा के 2 करोड़ कर ले, 2 करोड़, तो वो 2 करोड़ की सेल पे 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेगी, लुकिंग एट दिस डेटा। बट कंपनी बी वही प्रॉफिट कमा रही है 100 करोड़ की सेल पे, राइट? सो अब आपका व्यू थोड़ा चेंज हो गया कि कंपनी ए बेटर है। लेकिन अगेन दोस्त, दैट्स अ सब्जेक्टिव व्यू। सब्जेक्टिव इन द सेंस, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स देख रहे हैं तो यस, कंपनी ए इज बेटर। बट इफ यू लुक एट द मार्केट शेयर, किस कंपनी का मार्केट शेयर ज्यादा है? कंपनी बी इज वे बियॉन्ड कंपनी ए, वो बहुत दूर जा चुकी है बेटा। सो कंपनी बी इज बेटर इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। हो सकता है दोस्त, अब वो मार्केट शेयर गेन करने के लिए ज्यादा खर्चे करते हैं या अपना प्रोडक्ट सस्ता बेचते हैं, जिस वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन कम है। बट इट्स द सब्जेक्टिविटी। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देखें, यस कंपनी ए इज बेटर, बट इफ यू लुक एट द मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बी इज बेटर, राइट? अब आप ये जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। आपने रेशियो निकाली, दैट्स एनालिसिस। आप एक फिगर को दूसरी फिगर से रिलेट करके देख रहे हैं। बट व्हेन यू ड्रॉ ऑन टू कंक्लूजंस दैट विच कंपनी इज बेटर इन विच टर्म्स, दैट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, जिसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लेते हैं।
मेरी बात समझ आती है दोस्तों? अगर मैं कल मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं एक कंपनी का डेटा स्टडी करूंगा, कंपनी के डेटा को एनालाइज करके उसे इंटरप्रेट करूंगा कि क्या मुझे इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सेम थिंग एज हर्षद मेहता डिड, राइट? अगर आपने वो सीरीज ढंग से देखी है बेटा, तो हर्षद मेहता टॉक्ड अबाउट अ थ्योरी कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। पोलो वाला एग्जांपल याद है? वो पूरी सीरीज देखी है आपने? पूरी देखी। वो एक सरदार जी को अप्रोच करते हैं कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन इतनी होनी चाहिए, वो वाला पोर्शन दोबारा देखना। ही टॉक्स अबाउट रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी कि अगर कोई आज आपकी कंपनी दोबारा खड़ी करना चाहे, इतनी कंपनी, आपकी जितनी कंपनी, तो कितना पैसा लगेगा? ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, आपके शेयर की वैल्यू 200 रुपए नहीं है, आपके शेयर की वैल्यू 1000 रुपए होनी चाहिए, एक्सेट्रा। वो जो बातें वो करते हैं, दैट इज हाउ यू एनालाइज और इंटरप्रेट थिंग्स। Somebody else might have a different view, I might have a different view. Interpretations are skills, analysis are skills जो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? He had a different view, that's why he was a bull. Somebody might have a different view, who might be a bear. जो आप बुल एंड बियर वाली बातें मार्केट में सुनते हैं दोस्तों, राइट? चलिए आइए दोस्तों, सो डेफिनेशन पे वापस ले चलता हूं। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, क्या ये दो शब्द समझ आते हैं दोस्तों? तो अकाउंटिंग वहां एंड नहीं होती जहां पर फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंटिंग का एक मेजर काम फाइनल अकाउंट्स के बाद का भी होता है, विच इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, विच इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग? मैनेजमेंट इज अ यूजर, और आउटसाइडर्स कुड बी, एंड आउटसाइडर में कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, लेंडर्स, गवर्नमेंट भी यूजर है, पब्लिक एट लार्ज भी, रिसर्चर्स भी यूजर्स हैं। बिल्कुल सही बात बेटा। तो इन सब को वो डेटा कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है दोस्तों? मान लीजिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिजल्ट कम्युनिकेट करने हैं, राइट? तो रिलायंस एक कंपनी है दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम सुना आप सबने? रिलायंस के लाखों शेयर होल्डर्स हैं। अगर उन लाखों शेयर होल्डर्स को कंपनी के रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने हैं, तो कैसे कम्युनिकेट किया जाए? रिलायंस की फाइनेंस टीम शुड डू वन थिंग, फोन पिक करें, एक शेयर होल्डर का नंबर मिला के फोन करें, बताएं हमारी कंपनी ने इस साल इतना प्रॉफिट कमाया। ऐसे तो लाखों शेयर होल्डर्स को बताते बताते तो बस अगला साल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश किए जाते हैं। पब्लिश करने का मतलब है जो जैसे लिस्टेड कंपनी होती है दोस्तों, लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, जो सेबी के दायरे में आती है, ये कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती हैं, क्वार्टरली, हर तिमाही के रिजल्ट्स। जो लिस्टेड कंपनीज नहीं भी होती है, वो एनुअल, हर साल एक एजीएम करती हैं। हर कंपनी को एजीएम करनी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या ये नाम कभी सुना आप लोगों ने? एजीएम, शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग होती है जिसके अंदर एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, एनुअल रिपोर्ट, और दैट एनुअल रिपोर्ट कंटेन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड उसके ऊपर बोर्ड की अपने एनालिसिस। इस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे नहीं कि सबको फोन किया जाए, सबको चिट्ठी भेजी जाए, ऐसे नहीं। हाँ, आज के जमाने में ईमेल्स का जमाना है, तो बल्क ईमेल्स भी जाती हैं, लेकिन प्राइमरली जो रिजल्ट्स पूरे सारे यूजर्स के कम्युनिकेट होते हैं, दैट्स बाय मींस ऑफ पब्लिशिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट बेटा? तो अगेन, अब ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है दोस्तों, ये डेफिनेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस था, जो आप आज तक पढ़ के आए हैं, वापस सोच के बता दीजिए, पहला शुरुआत कहां से हुई थी? रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। कहां रिकॉर्डिंग करी? जर्नल्स। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, कहां क्लासिफाई किया? लेजर। उसके बाद समराइजिंग, और कहां समराइज किया? ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको किया? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। इसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं कर रहे। ट्रांजैक्शन इवेंट्स को छोड़िए, आगे कुछ लिखा है व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिनका नेचर फाइनेंशियल हो। तो किसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं? सॉरी, नॉन मॉनेटरी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एग्जांपल दे दो बेटा। सॉरी, हार्ड वर्क, बिल्कुल सही बात है। हम क्वालिटेटिव, ओके, मेंटल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल दोस्तों। आप सब लोग सीए बन गए हैं दोस्तों, मान लीजिए, और आप सीए बन के आपके पास दो ऑफर्स हैं। पहली ऑफर है
इंफोसिस नाम की कंपनी से। नाम सुना आप लोगों ने? हाँ दोस्तों, बच्चे जल्दी से, नाम सुना इंफोसिस? ओके, इंफोसिस आपको ऑफर दे रही है 12 लाख रुपए का साल का पैकेज, और एक ऑफर है आपके पास एक लाला कंपनी से। लाला कंपनी इन द सेंस कि ज्यादा रिनोन्ड कंपनी नहीं है, प्रोफेशनली मैनेज भी नहीं है, बट वो आपको 14 लाख रुपए का पैकेज दे रही है। कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? क्या बात कर रहे हो? ब्रांड नेम मैटर्स। इंफोसिस इज फेमस फॉर कि इट्स एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी, अच्छा एनवायरमेंट है, तो शायद आप 2 लाख रुपए कम पे भी ज्वाइन करना चाहोगे। यू माइट नॉट वांट टू ज्वाइन द लाला कंपनी। कैन आई से एम्प्लॉय फ्रेंडली या एम्प्लॉय लॉयल्टी? एम्प्लॉयज उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाना चाहते इंफोसिस को दोस्तों। क्या ये इंफोसिस की ब्रांड वैल्यू को कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों? लेकिन हम ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। क्वालिटेटिव फैक्टर, वैल्यू कितनी लगाऊं दोस्तों इस चीज की? आई कैन नॉट असाइन अ मॉनेटरी वैल्यू टू इट। तो ऐसे क्वालिटेटिव फैक्टर्स हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों? ओके, लेट्स टेक अ लाइटर नोट पे एग्जांपल। दोस्तों, मेरी कंपनी में एक सेल्स मैनेजर है और एक प्रोडक्शन मैनेजर है। इन दोनों की आपस में लड़ाई है। प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है? प्रोडक्शन करना, और सेल्स मैनेजर का काम है उस प्रोड्यूस गुड्स को बेचना। तो सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर में हमेशा लड़ाई रहती है। सेल्स वाला कहता है मैं लोग कस्टमर ले आता हूं, प्रोडक्शन वाले ने प्रोडक्शन तैयार नहीं करी होती, तो हमेशा इनकी आपस की लड़ाई चलती है। उसका नुकसान किसको होगा? हमारी कंपनी को। माई कंपनी इज गोइंग टू लूज। क्या मैं रिकॉर्ड करूं? नहीं दोस्तों। क्यों नहीं? उनकी आपस में नहीं बनती, दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता मॉनेटरी टर्म्स में, राइट? सो सच थिंग इज नॉन मॉनेटरी, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, राइट? एक दिन दोनों में वर्बल लड़ाई हो गई। वर्बल लड़ाई का मतलब अब्यूसिव का कुछ लड़ाई हुई। रिकॉर्ड करूं? नहीं कर सकता दोस्तों। एक दिन थोड़ी बात आगे बढ़ गई है और हाथापाई भी हो गई है, फिजिकल। रिकॉर्ड करूं? किसका गाल किसका मुक्का, डेबिट किसको करूं, क्रेडिट किसको करूं? शुड आई रिकॉर्ड इट? नहीं। अब इस बात को देखिएगा दोस्तों, प्रोडक्शन मैनेजर ने एक पंच मारा और सेल्स मैनेजर का एक दांत बाहर आ गया। रिकॉर्ड करूं? नहीं। उसका इलाज कंपनी ने करवाया और उस इलाज पे 10,000 रुपए का खर्चा आया, कंपनी ने कर। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस। रिकॉर्ड करूं? क्यों? अभी तक नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हो, इसीलिए ब्रैकेट में कुछ लिखा है, अब वो पढ़िए। विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर एटलीस्ट इन पार्ट। जिसका कुछ हिस्सा भी फाइनेंशियल है, सिर्फ वो हिस्सा रिकॉर्ड हो जाता है। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? एवरीवन? सो हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जिनका नेचर फाइनेंशियल होता है, चाहे कुछ पार्ट ही। फिर हम उसे एनालाइज, इंटरप्रेट और यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। दैट इज अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों? 12th स्टैंडर्ड तक आपका जो मेजर फोकस था दैट वाज ऑन समरी तक। हालांकि आपने एनालाइजिंग पढ़ा है दोस्तों, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने जो प्राइमरली पढ़ा वो था समरी तक, एनालाइजिंग वाला भी कुछ हिस्सा आपने 12th में पढ़ा। फाउंडेशन में हमारा सारा फोकस समराइजिंग तक ही होगा। हम एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग पे नहीं जाएंगे। इन 3 चीजों पे हमारा फोकस अगली स्टेजेस में आएगा, इंटरमीडिएट और फाइनल में। तो यहां जैसा हमने कहा सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एरिया है, तो आपको अकाउंटिंग का बेस ले किया जाएगा। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग फेज पे ही होंगे हम। ठीक है जी? यानी यहां हम रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़ने वाले, यहां हम उसे कैसे इंटरप्रेट किया जाता है ये बातें नहीं समझने वाले दोस्तों। जय माता दी। बढ़ा दूं आगे? ओके एवरीवन। सो रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल्स में एंड सब्सिडरी बुक्स भी यही इसी फेज का पार्ट है। क्लासिफिकेशन की जाती है लेजर्स में। समराइजिंग हैपेंस इन ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर्मेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा 2 तरह की होती हैं, आप सबने कहा, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल आर कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज कॉल्ड पोजीशन स्टेटमेंट। व्हाई इज इट कॉल्ड अ पोजीशन स्टेटमेंट? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है आज के दिन हमारे पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, नेट नेट आज के दिन हमारे पास क्या है। राइट दोस्तों? एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग वगैरह, उसका रिजल्ट आउटकम निकालना। अब नाउ कमिंग टू दोस्तों, 1 मिनट के लिए रुकिएगा और सामने देखिएगा।
ये दो शब्द आए बीच में, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो हमने बहुत लूजली इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हमने क्या इन दोनों में कोई फर्क है? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट? नहीं, हम तो रनिंग लाइन में बोल देते हैं यू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, बट इज देयर अ डिफरेंस इन द टू? यस, देयर इज अ डिफरेंस। अब वो समझने चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा दोस्तों। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स पहले सिर्फ एक शब्द में समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है एनी फाइनेंशियल अकरेंस, एनी फाइनेंशियल अकरेंस मतलब मैंने माल खरीदा, ये एक ट्रांजैक्शन है, मैंने माल बेचा, ये एक ट्रांजैक्शन है, मैंने सैलरी पे करी, ये एक ट्रांजैक्शन है, मैंने रेंट का खर्चा इंकर किया, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, मैंने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। सो एनी फाइनेंशियल अकरेंस इज अ ट्रांजैक्शन। तो इवेंट क्या है? इवेंट इज द आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शंस, इवेंट इज द आउटकम और द एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा, मैंने 1 लाख रुपए में सामान खरीदा, मैंने वो सारा सामान 1,20,000 में बेच दिया। सामान खरीदना ट्रांजैक्शन है, सामान का बेचा जाना ट्रांजैक्शन है। इन दोनों से कुछ निकाल सकते हो दोस्तों? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट मेरे बच्चे? 20,000 इन माई एग्जाम्पल, राइट? 1 लाख में खरीदा, 1,20 में बेच दिया, 20,000 का प्रॉफिट। That profit is the outcome of these transactions, and that's called events. Transaction is any financial occurrence, and events are the outcome of those transactions. ठीक है जी, एक और बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा दोस्तों। मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उसमें से 80,000 का सामान बेच दिया। कितने में बेचा वो बात छोड़िए, सेल वैल्यू कितनी है वो छोड़ दीजिए। 1 लाख का सामान खरीदा एंड आई सोल्ड 80,000 की कॉस्ट वाला सामान। सामान खरीदना ट्रांजैक्शन, सामान का बेचा जाना एनी आउटकम दैट यू कैन असर्टेन। मैंने बेचा कितने में वो आपको नहीं बताया है दोस्तों। आई माइट हैव सोल्ड 80,000 वाले गुड्स फॉर 2 लाख रुपीज। 20,000 रुपीज का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है दोस्तों। क्लोजिंग स्टॉक इज एन आउटकम out of these two transactions wherein I bought goods, wherein I sold goods, and the remaining lying stock with me is a closing stock. That's an event. ठीक है दोस्तों, मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, पूरे साल इस्तेमाल करी, 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा। मशीन का खरीदा जाना ट्रांजैक्शन, पूरे साल इस्तेमाल होने पे डेप लगना ट्रांजैक्शन, और कुछ बचा इन दोनों से कोई एंड रिजल्ट? जो मशीन का बैलेंस बचा 90,000, दैट्स एन इवेंट, आउटकम। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? आइए कुछ पढ़ लेते हैं। सो ट्रांजैक्शन मींस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, एन एक्सचेंज, अ ट्रांसफर, अ बिजनेस, एन अग्रीमेंट एटसेट्रा। उड़ी बाबा, बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए सरल भाषा में। ऑफ एनी फाइनेंशियल अकरेंस, कोई भी फाइनेंशियल अकरेंस। इट कुड बी परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, माल खरीदना, माल बेचना, मशीन खरीदना, मशीन बेचना, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। एन एक्सचेंज, मैंने पैसे देके मशीन खरीदी, एक्सचेंज। मैंने अपनी पुरानी मशीन देके नई मशीन ली, ऑल अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट कुड बी अ ट्रांसफर, मैंने अपने गुड्स आपको बेचे, एम आई ट्रांसफरिंग द ओनरशिप? ट्रांसफर। अ बिजनेस, बिजनेस के अंदर जो भी आप चीजें कर रहे हैं, कोई अग्रीमेंट, आई विल सेल दीज गुड्स टू यू, वो सब ट्रांजैक्शंस हैं दोस्तों, राइट? बट हम जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जहां पर फाइनेंशियल टर्म्स यानी मॉनेटरी टर्म्स होनी चाहिए, राइट? बेटा व्हेन वी से मॉनेटरी टर्म्स, इट डज नॉट मीन कैश। प्लीज माइंड यू, मॉनेटरी टर्म्स का मतलब कैश का आदान प्रदान नहीं होता है। इट डज नॉट मीन एक्सचेंज ऑफ कैश। क्या हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते? डू वी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन? यस, इट इज। क्या यहां पे कोई कैश इन्वॉल्व है? नहीं, बट इट्स अ, हम इसे मनी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मॉनेटरी जब हम कहते हैं वी रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल टर्म्स वाली ट्रांजैक्शन, इट डज नॉट मीन जहां पे सिर्फ कैश इन्वॉल्व हो। हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जहां पे आप मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे डेप को भी किया जा सकता है, राइट बेटा? नेक्स्ट,
So purchase of goods, sale of goods, payment of salary, these are all transactions. For the purpose of accounting, only those transactions are taken into consideration which are of financial nature. सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लेते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हो. इसका मतलब दोस्तों, फाइनेंशियल नेचर का होने का मतलब है वो ट्रांजैक्शंस जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को ऑल्टर करती हैं. फाइनेंशियल पोजीशन को ऑल्टर करती है मतलब चेंज करती हैं. तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, क्या ये रिकॉर्ड करूंगा? इज इट अ ट्रांजैक्शन? यस. विल इट चेंज माय फाइनेंशियल पोजीशन? यस. मेरी करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, मेरा करंट एसेट भी कम हो जाएगा. इट ऑल्टर्स माय फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी की टर्म्स. आप उसे मेजर कर सकते हैं. जब आप डेप लगाते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? क्या आपका एसेट कम हो जाता है और आपका प्रॉफिट कम हो जाता है? खर्चे की फॉर्म में, डेप की फॉर्म में. तो आपकी बैलेंस शीट कम करता है वो. इट ऑल्टर्स योर फाइनेंशियल पोजीशन. और आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे रिकॉर्ड करते हैं. जय माता दी एवरीवन. बढ़ा दूं आगे? ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब समझ आता है? इवेंट्स. वापस बोल दीजिए, इवेंट्स का मतलब क्या कहा हमने? ये लीजिए दोस्तों. तो लेट्स कम टू इवेंट्स. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. The consequence of a transaction is known as an event. Consequence means the result, the outcome of a transaction. So, net profit for the period, closing stock, closing balance of fixed assets, etc. They are all events. Profit वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, 1 लाख में सामान खरीदा, 1,20 में बेच दिया, that 20,000 is an event, right? Profit is an event. 1 लाख का सामान खरीदा, 80,000 की कॉस्ट वाला सामान बेच दिया, जो 20,000 का बचा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, इवेंट. 1 लाख का एसेट था, 10,000 डेप्रिशिएट हुआ, जो 90,000 बच गया, वो भी एक इवेंट है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट? चलिए एग्जाम्पल एवरीवन. तो आपकी सीए जर्नी का पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आइए देखें. सपोज मिस्टर एक्स स्टार्ट्स बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹1 lakh. During the whole year, he makes purchase and sale of goods and thus earns the net profit of ₹10,000. At the end of the year, he has the cash balance of ₹15,000, stock of goods ₹50,000 and sundry debtors ₹45,000. आराम से देखिएगा दोस्तों. मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस इस साल 1 लाख रुपए कैश से. ट्रांजैक्शन या इवेंट? ट्रांजैक्शन. फाइनेंशियल अकरेंस, यू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. पूरे साल में परचेज किया, सेल किया. परचेज और सेल ऑल आर अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 10,000. इवेंट. साल के एंड में कैश बैलेंस बचा है 15,000 रुपए. इवेंट. साल के एंड में स्टॉक ऑफ गुड्स बचा है 50,000 रुपए. इवेंट. डेटर्स बचे हैं 45,000. इवेंट. आप देखिए डेटर्स कैसे बचे होंगे दोस्तों. आप मेरे कस्टमर्स हैं, मैंने आपको 1 लाख का माल बेचा. ट्रांजैक्शन और इवेंट? ट्रांजैक्शन. आपने पूरे साल में 55,000 वापस कर दिए. डेटर्स से पैसा आना. ट्रांजैक्शन और इवेंट? ट्रांजैक्शन. 1 लाख का माल बेचा था, 55,000 आ गया, बाकी 45,000 बच गया. दैट 40,000 इज एन. डज दैट मेक सेंस? सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स इज एन इवेंट दोस्तों. वो हमारी ट्रांजैक्शंस का बचा हुआ बैलेंस है. जय माता दी. ये लीजिए. सो व्हाट आर द ट्रांजैक्शंस हियर? कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स. एंड व्हाट आर द इवेंट्स हियर? सबसे पहले नेट प्रॉफिट एंड देन द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ कैश, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स. दे आर ऑल इवेंट्स. ठीक है बेटा. जय बढ़ा दूं आगे? आइए नेक्स्ट वन. अब यहां बता दीजिए तो मजा आ जाएगा. ध्यान से देखिएगा. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ट्रांजैक्शंस एंड और इवेंट्स. वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा. क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ट्रांजैक्शन एंड और इवेंट. यानी और होता तो ट्रांजैक्शन और इवेंट, या तो वो ट्रांजैक्शन है या इवेंट है. लेकिन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का मतलब क्या हुआ? दोनों भी हो सकते हैं, इसलिए सोच के जवाब दीजिएगा. ठीक है. परचेज ऑफ गुड्स, इट्स अ ट्रांजैक्शन, 100% अ ट्रांजैक्शन. परचेज ऑफ गुड्स ऑन 15 जनवरी, ट्रांजैक्शन. कभी भी माल खरीदा जाए किसी भी दिन, इट्स अ ट्रांजैक्शन. फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो है ही है. परफेक्ट बेटा.
परचेज ऑफ गुड्स ऑन 31st March 2020 ईयर एंड। क्यों? ट्रांजैक्शन तो है, माल खरीद रहे हो, कभी भी खरीदो, इट्स अ ट्रांजैक्शन। इवेंट भी है, क्यों नहीं? 31st मार्च को ईयर एंड पे खरीद रहे हो, तो क्या यही परचेज आपका क्लोजिंग स्टॉक भी कन्वर्ट हो जाएगा? यस और नो? एंड में लिया है बेटा। अगर आप साल के बिगिनिंग में या साल के दौरान खरीदते हो तो वही क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनेगा, उसमें से कुछ माल बिक जाएगा। लेकिन अगर ईयर एंड पे खरीदते हो तो दैट इटसेल्फ विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक। दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट। बात समझ आई? वो डेट का रिलेवेंस समझ आया? लेकिन सबसे पहले बेटा, माल का खरीदा जाना इज अ ट्रांजैक्शन। साल में कभी भी खरीदा जाए, ट्रांजैक्शन तो है ही है। लेकिन अगर एंड में खरीदा तो ट्रांजैक्शन के साथ साथ, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक में भी कन्वर्ट हो जाएगा। डज दैट मेक सेंस? बढ़ाऊं आगे? नेक्स्ट वन, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 2000 मिस्टर एक्स इज लेफ्ट विथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 ऑन 31st March 2020। रुकिएगा, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल की बात कर रहे हैं या बचे हुए क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं? ध्यान से पढ़ो, किसकी बात कर रहे हैं? हम किसको क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं आफ्टर सेल हो चुकी है, उसके बाद मिस्टर एक्स के पास 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। सो व्हाट आर वी क्लासिफाइंग? हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की, राइट? एंड दैट्स एन, बट अगर सेल के बारे में पूछा जाए तो सेल ट्रांजैक्शन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेल तो हो चुकी है, उसके बाद हमारे पास ये बचा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज एन, राइट एवरीवन? नेक्स्ट, मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st April 2019, इट्स अ ट्रांजैक्शन। कभी भी खरीदी जाए, ट्रांजैक्शन तो है ही है। मशीनरी परचेज्ड ऑन 31st March 2020, बोथ? पक्का? एब्सोल्युटली राइट दोस्तों। बट डज दैट मेक सेंस ऑल्सो? ऐसा क्यों? पहले वाली मशीन जो 1st April को खरीदी, वो इवेंट क्यों नहीं है दोस्तों? वो आपने मान लीजिए 1 लाख की मशीन खरीदी, क्या 1 लाख की ही बैलेंस शीट में आ जाएगी? नहीं, उस पे डेप भी लगना है, राइट एवरीवन? लेकिन साल के एंड पे 1 लाख की खरीदी, वो एज इट इज बैलेंस शीट में आएगी, बिकॉज उस पर डेप लगना नहीं इस साल। 100% आएगी बेटा। जो पहले से चलती आ रही है वो ओपनिंग बैलेंस माइनस द डेप्रिसिएशन, वो आएगा आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। लेकिन अब की बार जो खरीदी एंड में, वो ट्रांजैक्शन तो है ही है, एज इट इज आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगी, पुराने वालों में ऐड होकर, राइट? बढ़ा दूं आगे? ऑल ऑफ यू बेटा, वो सेम चीज इस स्टॉक के लिए भी है। आप देखिए, जो स्टॉक की हमने बात करी, क्या मेरे पास सिर्फ यही वाला स्टॉक होगा जो मैंने साल के एंड में खरीदा? कुछ पहले वाला भी बचा हो सकता है, बट दिस विल एड अप टू दैट स्टॉक, दैट्स व्हाई दिस इज एन इवेंट, राइट? इज दैट ओके दोस्तों? बढ़ा दूं आगे? सो अब अगर वापस कंक्लूड कर दूं, क्या अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन का हर एक शब्द हम डाल सकते हैं बीच में? सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording, again process of recording, classifying, summarizing, किसको? Transactions and events which are in part at least of a financial nature, analyzing, interpreting and communicating the results to the users, right? अब क्या ट्रांजैक्शन इवेंट भी समझ आता है दोस्तों? इस डेफिनेशन का सिर्फ एक शब्द छोड़ा है, अब आखिरी शब्द, यूजर्स। हालांकि हमने ओरली डिस्कस जरूर किया, बट एक फॉर्मल वे में यूजर्स का मतलब समझेंगे। जो जो आपने बोला वही होता है, बस एंड में जाके इसके बारे में बात करेंगे, यूजर्स के बारे में, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर क्लियर एवरीवन। फाइनेंशियल नेचर वर्ड का मतलब समझ आता है, वो दांत टूटने वाली बात याद रहेगी। हाँ, वो एम्प्लॉय लॉयल्टी, इन्फोसिस, लालागिरी वाली लाला कंपनी, वो सब बातें ओके एवरीवन। अब बेटा, कभी आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा था, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। हम उसे कहते हैं लो लेवल अकाउंटिंग, राइट? क्लेरिकल जॉब, दैट्स कॉल्ड द बुक कीपिंग। आप जब, सॉरी, जो मुंशी करते थे, ओके, यस यू आर राइट, बट आज भी होता है, इसी का पार्ट है बेटा। अकाउंटिंग में जो पहला काम था रिकॉर्डिंग, दूसरा काम क्लासिफाइंग, और समराइजिंग में टिल ट्रायल बैलेंस, दैट्स कॉल्ड बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का ट्रायल बैलेंस तक का काम, दैट्स कॉल्ड बुक कीपिंग। आपने लेजर बनाए ना दोस्तों, ऊपर आप लिखते थे इन द बुक्स ऑफ,
लिखते थे, दैट्स बुक कीपिंग। बुक्स मेंटेन की जा रही हैं, वो चाहे जर्नल हो, चाहे लेजर हो, चाहे समराइज करके फिर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। दैट्स अ लोअर एंड ऑफ अकाउंटिंग, लोअर एंड। अच्छा आप लोग सोचिए दोस्तों, आप सीए बनने के बाद आपको क्या लगता है, किसी कहीं पर भी हो, चाहे आप इंडस्ट्री में हो, चाहे आप अपनी प्रैक्टिस में हो, आपको क्या लगता है अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो इनमें से क्या काम कर रहे होगे? सारा लगता तो ऐसा ही है। अब प्लीज समझिए दोस्तों, आपके लिए, आपके साथ अकाउंटिंग करने के लिए एक पूरी टीम होगी जो आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे, आपके नीचे काम कर रहे होंगे। आप बनेंगे मैनेजमेंट, आप मैनेजर का पार्ट, आप मैनेजर होंगे। आपका काम जर्नल एंट्रियां बनाना नहीं होगा, अप्रूव करना होगा। यू विल हैव दैट अप्रूविंग अथॉरिटी, राइट? तो वो एंट्री पास करने वाला आपके नीचे का कोई बंदा होगा, राइट? आपका मेन रोल विल बी प्राइमरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस, और फिर अगर आप और ऊपर के लेवल पे हैं तो कम्युनिकेट कैसे होना है। फॉर द लोअर एंड जॉब यू विल हैव अ टीम ऑफ पीपल हु विल बी डूइंग दैट, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एटसेट्रा, राइट? आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं फिर ये काम? अगर ये सोच रहे हो बेटा जिनको आपने मैनेज करना है, जिन लोगों को जो आपके नीचे रिपोर्ट कर रहे होंगे वो ये काम कर रहे होंगे, जब तक आपको नहीं आता होगा मैनेज कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो इसीलिए आपको पहले ये बातें सिखाई जा रही हैं ताकि आप नीचे वालों से काम करवा सकें। इज दैट ओके? बट आप, हमारी जो असली वैल्यू है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट बिकॉज ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग तो एक 11th-12th का बच्चा भी कर पा रहा था दोस्तों, तो फिर सीए क्या कर रहा है? तो हमारा असली वैल्यू उस बुक कीपिंग की वजह से नहीं है, हम उस बुक कीपिंग से जो एडवांटेजेस ड्रॉ करते हैं वो असली खेल है। तो इसीलिए दिस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग टिल ट्रायल बैलेंस इज टर्म्ड एज द बुक कीपिंग, द लोअर एंड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, एंड दिस इज नॉट अ ल्यूक्रेटिव पार्ट। ये नहीं है जो आपको असली पैसा दिलाता है, असली पैसा आता है इसके बाद वाले काम से, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल से, आपके एनालिसिस के स्किल से, आपके इंटरप्रिटेशन के स्किल से, और फाइनली डिसीजन मेकिंग स्किल से। मैनेजमेंट को बिजनेस चलाने के लिए डिसीजंस लेने होते हैं, वो डिसीजंस का डेटा कहां से आएगा? वो यहां से आएगा जो आप एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करके देंगे। तो क्योंकि आप सीधा मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में, इसलिए आपकी वैल्यू है, वो अकाउंटिंग की नहीं। हां ऑफ कोर्स ये नहीं कहा जा सकता कि उसके बिना हमारा काम चल सकता है, वहीं से तो सब कुछ निकल के आएगा दोस्तों, लेकिन दैट्स अ लोअर एंड ऑफ जॉब। मेरी बात समझ आती है दोस्तों? तो आप कहें मैं अकाउंट्स बना के ही सारी वैल्यू कमा लूंगा, नहीं मिलेगी। असली वैल्यू उसके बियॉन्ड की है दोस्तों। जय माता दी। ये लीजिए। तो बेटा शायद अगर मुझे सही याद आता है, कभी आप लोगों ने स्कूल डेज में एक ऐसा डायग्राम या ऐसा कुछ पढ़ा था, अगर ये अकाउंटिंग है तो बुक कीपिंग उसके यहां पे है। इट्स अ चाइल्ड ऑफ बुक कीपिंग, इट्स अ चाइल्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, बुक कीपिंग इज अ narrower term, a shorter version of it. बुक कीपिंग का प्राइमरी कंसर्न रिकॉर्डिंग से होता है। हालांकि हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग सब कुछ कर रहे हैं यहां पे, लेकिन उसका मेन काम रिकॉर्डिंग से कंसर्न है। अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है असली, जहां से बुक कीपिंग का एंड होता है। हालांकि बुक कीपिंग भी अकाउंटिंग है, लेकिन हम कहते हैं असली अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो जहां बुक कीपिंग खत्म, वहां से असली अकाउंटिंग शुरू होती है। तो इट्स लाइक अ रिले रेस, नीचे वाले लोग बुक कीपिंग कर रहे हैं, जहां वो एंड करते हैं वहां से असली हाई एंड काम शुरू होता है। इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स और पोजीशन स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग में बनती हैं। आप बुक कीपिंग से फाइनेंशियल स्टेट प्रॉफिट नहीं बता सकते। क्या लेजर देख के प्रॉफिट बता सकते हो दोस्तों? नहीं। प्रॉफिट कहां से निकलेगा? जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, और वो सब बनता है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है उसके बाद। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग का जो असली काम है वो बुक कीपिंग के बाद स्टार्ट होता है। तो ये लीजिए दोस्तों, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फटाफट से कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। मेरे साथ रहिएगा। सिर्फ सामने, सिर्फ पहला, बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कॉलम है बेसिस, दूसरा कॉलम है बुक कीपिंग, और तीसरा कॉलम है अकाउंटिंग। पहला स्कोप, व्हाट डू यू थिंक सबसे नैरोअर कौन सा है? बुक कीपिंग इज अ नैरोअर वन एंड अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर वन। बुक कीपिंग में मेन फोकस किस चीज पे है? रिकॉर्डिंग पे, और अकाउंटिंग में मेन फोकस समराइजिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले एस्पेक्ट पे, राइट?
It's a primary stage of accounting and this one is the secondary stage. Primary means which comes first and secondary is which comes later on. Knowledge, मुझे बताइएगा दोस्तों किसके लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत है? तो जो बुक कीपिंग पार्ट है दैट्स अ क्लरिकल जॉब ऑफ इट, इसीलिए वहां पे नॉलेज लेवल आपको स्किल्ड वाला लेवल नहीं चाहिए, अकाउंटिंग के लिए आपको स्किल सेट हायर चाहिए. सो इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी, इट इज डन बाय क्लरिकल. और ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आप ये बात समझ सके, आप सीए बन के ये काम करवाने वाले हैं, करने नहीं वाले हैं. ठीक है जी. इट रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी, इट इज डन बाय क्वालिफाइड एंड, तो आप सीए बनने के बाद ज्यादा ये वाला काम करने वाले हैं. राइट. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से स्टेज में बनाएंगे? बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकाउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम द बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स. फाइनेंशियल पोजीशन, आराम से सोच के बताइएगा, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगी क्या फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी? नहीं. तो बुक कीपिंग में आप कभी पता नहीं कर सकते आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है. ये बातें सिर्फ पता चलेंगी अकाउंटिंग फेज में. तो फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी असर्टेन एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स. राइट एवरीवन. मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करेगा, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? पक्का, क्योंकि डेटा, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए डेटा चाहिए. वो डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आएगा, उसके एनालिसिस से आएगा, उसके इंटरप्रिटेशन से आएगा. सो दैट्स व्हाई बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स डू नॉट एनेबल डिसीजन मेकिंग. मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स. नेक्स्ट वन, बेस और लैंग्वेज. बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेसिस है और अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है. हम बेटा अकाउंटिंग के लिए कहते हैं, अकाउंटिंग जो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई उसको कम्युनिकेट करता है, बताता है बिजनेस में क्या हुआ. इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. जैसे सेल करी, एंट्री बता दीजिए, क्या एंट्री पास करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स या कैश टू सेल्स या डेटर्स टू सेल्स. और ये सेल में मान लीजिए आपको 1 लाख का माल आपने 1/20 में बेचा, तो बिजनेस में आपने प्रॉफिट कमाया. ये प्रॉफिट आपको कौन कम्युनिकेट कर रहा है? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख की कॉस्ट आ रही होगी, 1/20 की सेल आ रही होगी और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा 20,000. दैट शोज दैट यू आर सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट. तो बिजनेस में जो हो रहा है उसको कम्युनिकेट करने की जो लैंग्वेज है, दैट लैंग्वेज इज अकाउंटिंग. जैसे बेटा एक आईटी प्रोफेशनल कोडिंग करता है, वो सॉफ्टवेयर लिखता है, कोड्स करता है, दैट कोडिंग में जावा, लाइनेक्स, ये सब उनकी लैंग्वेज है. हमारी बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग है और उसका बेस बुक कीपिंग है. ब्रांचेस, बुक कीपिंग की कोई सब ब्रांचेस नहीं है, अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं, सब फील्ड्स हैं. जैसे किसी को याद है कौन कौन सी ब्रांचेस के नाम आपने कभी सुने हैं? आपने आज तक जो पढ़ी है और आज भी जो आप पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन में जो आप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ऐसे ही और भी ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. ये चारों ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो बाद में मैंने नाम लिए, ये सब आप इंटरमीडिएट और सीए फाइनल के स्टेज में पढ़ने वाले हैं. लेकिन अभी जो आपका मेन थ्रस्ट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे सीए की जर्नी में रहेगी. 11-12 में भी जो आप पढ़ के आए वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और सीए फाइनल तक ये पेपर आपके साथ रहेगा. राइट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. उसके अलावा बाकी ब्रांचेस जो हैं वो ओवर पीरियड पढ़ेंगे. तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में एक टॉपिक अलग से डिस्कस करेंगे अगली क्लासों में. तो बुक कीपिंग क्या कोई सब ब्रांचेस नहीं होती, अकाउंटिंग की सब ब्रांचेस या सब फील्ड्स होती हैं दोस्तों. ठीक है जी एवरीवन. तो चलिए फिर 2 मिनट लगा के फटाफट सम अप कर देते हैं. बस एक डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग transactions and events which are of financial nature, at least in part, analyzing, interpreting and communicating the results to the users. Transactions का मतलब था any financial occurrence जो फाइनेंशियल पोजीशन को ऑल्टर करती हो और मनी की टर्म्स में मेजरेबल हो. एनी फाइनेंशियल अकरेंस हम वो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में एज ट्रांजैक्शंस. इवेंट्स का मतलब था आउटकम या कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस. अकरेंस है कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस.
प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, दे आर ऑल आउटकम्स, इवेंट्स। ठीक है दोस्तों, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का जूनियर पार्ट है। कहां तक है दोस्तों? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और ट्रायल बैलेंस तक, समरी ट्रायल बैलेंस तक, वहां तक आपका बुक कीपिंग होता है। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हार्डकोर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। जय माता दी। पक्का एवरीवन? सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इस चैप्टर को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, आपकी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय दोस्तों।